उनसे बहस होती तब मैं एक शब्द बोल दिया था, बोले मीना सिंह बहुत अच्छी है, कह रहे थे फॉरेस्ट वाले। मैंने कहा उससे जैसे घटिया मंत्री आज तक जीवन में मैंने नहीं देखा। जनजातीय कार्य विभाग का मंत्री है, मतलब आदिवासियों का मुख्यमंत्री है। हमारे नियम और कानून जो बनते हैं उनमें उनको देखना चाहिए। 132 गांव का विस्थापन होने जा रहा है। उसका रीजन पता है क्या आपको? पता है रीजन? नहीं पता है। उसका रीजन ये है, कोल माइंस का कानून कहता है कि वहां के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा देने की जवाबदारी है। लेकिन हमारा जो विधायक है नालायक है, एक नंबर का। उसने कमीशन खोरी करके उसका पैसा भी मार जाता है। आज तक शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। आप अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे हमारे समाज की माता बहनों को बिना कपड़ों के नंगे मणिपुर में घुमा दिया गया। लेकिन हमारे समाज के एक भी आदिवासी विधायक ने ये नहीं कहा कि हमारे माता बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ। ये सोचने का विषय है साथियों। हमारे बहने मंडला में जो पढ़ते हैं, हमारे समाज के आदिवासी बहन, उनके बोतल में जो पानी पीते हैं स्कूल में, उन पर पेशाब कर दिया गया, उनको पिला दिया गया जहरीला। रीवा सीधी में हमारे आदिवासी समाज का एक भाई था, उसको मारा गया, उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। आप कब तक शांत बैठेंगे? कहीं ना कहीं आप सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। समाज जब तक जिस समाज में चिंतन और मनन करने वाले लोगों की संख्या कम होती जाती है, धीरे धीरे उस समाज का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप देखे होंगे, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर कभी नहीं कहता कि मैं इस मरीज को ठीक नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है लगातार 5 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। जैसे भाजपा और कांग्रेस कहता है मैं 5 साल में मैं ठीक कर दूंगा, उसके बाद वो कहता है मैं 5 साल में ठीक कर दूंगा। और आप लोग उनके बातों में आकर हर 5 साल में आप उनको मौका देते हैं कि ठीक होगी, लेकिन वो मरीज बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। ऐसे स्थिति में आपको डॉक्टर परिवर्तन कर देना चाहिए, यानी राजनीतिक समीकरण आपको चेंज कर देना चाहिए। अभी तक आप लोग सिर्फ दूसरों की आज तक सिर्फ आपने दूसरों की विरासत को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए हमारा समाज अभी भी गर्त में जा रहा है। मानसिंह पट्टादादा ने एक बात कहा था कि जब 2003 में हमारे पार्टी से 3 विधायक जीत कर आए थे तो उन्होंने वन अधिकार के लिए बहुत लड़ाई लड़ा। उन्होंने बहुत सही बात कही थी। कई लोग कहते हैं कि अरे यार हम गोंडवाना को बनाकर क्या करेंगे, 2-3 सीट 4 सीट जीत कर अगर क्या करेगा। उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2003 में जब 3 विधायक आए थे, दिल्ली में ऐसी तैसी कर दी थी और इस भाजपा सरकार को झुकना पड़ा था और वन अधिकार पट्टे दिलाने का काम किया था। गोंडवाना प्रथम पार्टी के विधायकों ने काम करके दिखाया था। इसलिए कहते हैं जहां हमारी आवाज उठाई जाती है, जहां नियम और कानून बनते हैं, वहां तक हमारे व्यक्तियों को बैठना जरूरी है। ये मीना सिंह और ये लल्लू सिंह की आप लोग क्या समझते हैं? वो समाज की बात करेंगे। अगर समाज की बात करते तो आदिवासी वित्त विकास का पैसा 100 करोड़ इस जिले में डकार गया, ऐसे नहीं डकारे होते। आपके उससे शिक्षा का पैसा था, उसमें नल का पैसा था, उसमें रोड का पैसा था, सड़क का पैसा था, कुएं बनना था, तालाब बनने थे अच्छे अच्छे। उस पैसे को कमीशन खोरी में 100 करोड़ खा गया। लेकिन आज तक हमारा समाज चूंकि चाय नहीं बोला। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक इस समाज का शोषण और अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति जो अभी 2021 से लागू हुआ है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को इतना कमजोर कर दिया गया कि गरीब का बच्चा अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकता है। अभी एक कानून आया है वन नेशन वाला। हम तो कहते हैं वन नेशन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। गरीब का बच्चा को भी अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए और अमीर के बच्चे को भी अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए। आदिवासी परियोजना के तहत
सिर्फ फर्जी काम हुए हैं आज तक। सरकार कहती है मैं आदिवासियों के बच्चों को अच्छे मार्क्स लाते हैं तो विदेश पढ़ाने के लिए भेजूंगा और यहाँ से उनको अच्छी स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन आज तक किसी को पता हो हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा विदेश पढ़ने गया हो तो बताइए आप लोग, गया क्या? गया है? अरे बोलिए। नहीं बोलते इसलिए तो आप लोग को सुना नहीं जाता है। मैं आपके गांव घर का बालक हूं, आप मेरे सामने नहीं बोल पाते हैं तो फिर अधिकारियों के सामने इसलिए तो आपकी बात सुनी नहीं जाती है। आप अपने गांव में बात करना नहीं सीख पाए तो अधिकारी आपका कैसे सुनेगा? सरकार आपको दिनों दिन खत्म करने के प्लान में है। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ने भी भाषण, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन बोला था कि मानपुर से 132 गांव का विस्थापन होने जा रहा है। उसका रीजन पता है क्या आपको? पता है रीजन? नहीं पता है। उसका रीजन ये है कि आदिवासी जो विधानसभा है उसको समान सीट करने की बहुत बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है। जब 132 गांव विस्थापित हो जाएंगे, आदिवासियों की वहां जनसंख्या का परसेंट होगा 30% से अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा? समान सीट हो जाएगा। आपको पता है समान सीट हो जाएगा तो कौन लड़ेगा? पांडे जी और शुक्ला जी के अलावा कोई भी नहीं लड़ सकता है उस सीट से, यहां तक कि ओबीसी को भी नहीं लड़ने दिया जाएगा वहां से। 132 गांव विस्थापित होंगे। 132 गांव जब विस्थापित होगा तो जब आप वहां से जाएंगे तो आप जब सर्टिफिकेट बनवाएंगे आपसे क्या मांगा जाएगा? 58-59 की खसरा खतौनी। जब आप नए जमीन लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सरकार आपको 58-59 की खसरा खतौनी मांगता है, तब जाति प्रमाण पत्र मिलता है जिससे हम पढ़ते हैं, जिससे रोजगार मिलता है, जिससे नौकरी लगता है, जिससे समाज की पहचान बची हुई है। हमारा समाज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमारे समाज के जो नौजवान युवक युवती हैं जो शहर में पढ़ते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप रोजगारवान शिक्षा लीजिए, सामाजिक शिक्षा लीजिए, राजनीतिक शिक्षा लीजिए और समाज को बताइए। कब तक आप चुप रहेंगे? जब तक हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा साथी आगे नहीं आएंगे तो समाज का उद्धार नहीं होगा। हम बुजुर्गों से उम्मीद नहीं कर सकते, सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। लड़ने के लिए युवाओं की जरूरत होती है, समाज को बचाने के लिए युवाओं की जरूरत होती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख कर मजबूत बनिए और इस समाज की लड़ाई लड़िए। आज गुजरात में, राजस्थान में देख लीजिए, भगवती भील, जो लोग सामाजिक राजनीतिक चिंतन करते होंगे, सोशल मीडिया जुड़े होंगे, वो जानते होंगे भगवती एक क्रांतिकारी बहन है, भील है, आदिवासी है। वो आरक्षण के लिए एक मुद्दे को लेकर एक ऐसे ही पहाड़ी गांव होगा, उनके गांव के आजू बाजू वहां पर ऐसे ही सभाएं कर रहे थे। पुलिस वहां से गिरफ्तार कर लिया। इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो आरक्षण की बात कर रहा था, रोस्टर की बात कर रहा था, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया। सरकार बहुत बड़ी साजिश रच रही है। आपको पता होगा कि हम इस देश में कितने जनसंख्या में हैं, इस मध्य प्रदेश में कितने जनसंख्या में, उस हिसाब से हमें नौकरियों में आरक्षण मिलना था, हमारे बाल बच्चों को नौकरी मिलना था, हमारे समाज के बाल बच्चों को नौकरी मिलना था, ओबीसी के भाइयों को नौकरी मिलना था। हमारे पास कई आंकड़े ऐसे रखे हुए हैं जो दिल दहलाने देने वाली आंकड़े पड़े हुए हैं। इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 52% होने के बावजूद भी हाई कोर्ट जैसे उच्चतम न्यायालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी जनसंख्या शून्य कर दी गई है। हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, बड़े बड़े कोर्टों में हमारे लोगों की, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग जैसे बहुसंख्यक लोगों की वहां पर जनसंख्या कम है। इस वजह से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम किसी वजह से कोर्ट तक तो जाते हैं, लेकिन जो वहां का न्यायाधीश और न्यायालय भी हमारे केस लड़ने से इनकार कर देता है, हमारे केस को खारिज कर दिया जाता है। इसलिए हमारे लोगों को अच्छा शिक्षा लेने की जरूरत है और जाएं और बड़े बड़े संस्थानों में कब्जा करें, वहां पर बैठे, जिससे हमें न्याय मिल सकता है। शिक्षा वैसे अग्नि की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे क्षेत्र में आप देख लीजिए, कोई भी बच्चा ऐसा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा जो हायर एजुकेशन तक पहुंचता हो। बहुत कम लोग हैं जो अपने सामाजिक अध्ययन पर लगे हुए हैं। इस गांव से
भाई लोकेश सरोते जी हैं जो ट्राइबल आर्ट में स्टडी करते हैं, एक सामाजिक अध्ययन है। हमारे मेरे खुद गृहग्राम से भाई गंगा सिंह बड़कर है जो जिलाध्यक्ष है, अभी उनके परिवार में चंद्रभान सिंह जी हैं, वो बीएचयू से अपना पीएचडी कर रहे हैं सिर्फ ट्राइबल सब्जेक्ट लेकर। बहुत खुशी हुई जब मैं सुना, मैं छोटा था नहीं जानता था, लेकिन जब वो गांव लौट कर आए तो मुझे पता लगा कि भाई पीएचडी कर रहे हैं, वो भी ऐसे सब्जेक्ट पर जो अपने समाज की उन्नति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, उनसे जब बात किया भैया आप पीएचडी करके क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मेरा नौकरी करना मकसद नहीं है, मैं अपना पूरा जीवन में इस समाज के लिए समर्पण कर देना चाहता हूं। नौकरी सबको नहीं मिल सकती, नौकरी सबको नहीं मिल सकती, लेकिन आप ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो आपको प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो आपके क्षेत्र में खोलकर आपको रोजगारवान बना सके। हमारे क्षेत्र में कोयला है, पावर प्लांट है, यहां हमारे लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को नौकरी देना था, लेकिन वहां पे कौन है, सब बाहरी लोग भरे हुए। वहां पर ठेका किसको मिलना चाहिए था, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। ठेकेदार कौन है, बाहरी है। इससे कैसे विकास होगा हमारा। कोल माइंस का कानून कहता है कि वहां के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा देने की जवाबदारी है, लेकिन हमारा जो विधायक है नालायक है एक नंबर का, उसने कमीशन खोरी करके उसका पैसा भी मार जाता है। आज तक शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े अस्पताल की जरूरत है। उमरिया पहुंचते पहुंचते हमारे जो क्षेत्र के मरीज होते हैं रास्ते में दम तोड़ देते हैं। वजह है ऑक्सीजन, वजह है न जाने कई कई चीजों के कारण। एक घटना हुआ था करौंदी ग्राम का, एक माता थी, उसका मनेरी में सड़क एक्सीडेंट हो गया था। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया था। तब हम गंगा भाई और मैं पूरे हॉस्पिटल को जाम कर दिए थे। पूरे हॉस्पिटल के अधिकारी पूरे स्टाफ का एकदम नस नस में बंद कर दिए थे, वहीं पूरे जाम कर दिए थे। पूरा 8-9 बज गए थे रात में। तब तक जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे क्षेत्र में ऐसे सुविधा होता तो उस माता की जान बच जाती। हॉस्पिटल तो है बिना डॉक्टर के, स्कूल तो है बिना शिक्षक के, तो ऐसे में स्टडी कहां से होगा। आप अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दीजिए, रोजगारवान एजुकेशन दीजिए, जिससे वो अपना भविष्य को सफल बना सके। आप लोग, सरकार किसी की भी रहे, सरकार की आपको पहचान करना है कि हमारा कौन सी सरकार हमारे समाज की भलाई चाहता है। एक कानून के बारे में बता देना चाहता हूं आपको। वन विधेयक 2023, उस विधेयक को इसलिए पारित किया गया, संशोधन किया गया है ताकि आपकी जमीन बिना पूछे लिया जा सके। इस क्षेत्र में अगर पार्क बनाना होगा, बांध बनाना होगा, तो आपसे बिना परमिशन के इस क्षेत्र को भगा दिया जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। हमारे लोगों को कानून की अध्ययन ही नहीं है। अभी एक फॉरेस्ट वाला परेशान कर रहा था, तो हम अपने टीम के लड़कों के साथ पहुंचे खिचखीड़ी, जो मानपुर विधानसभा में आता है। उन्होंने कहा भैया हम तो कानूनी रूप से काम कर रहे हैं। हमसे बहस छिड़ गई डीएफओ की और फॉरेस्ट वालों की। तो हमने कहा भैया एक काम करिए, आप ले आइए जहर और ये इस क्षेत्र के पूरे आदिवासियों को दे दीजिए जहर, तो हम लोग मर जाते हैं, आप लोग ही जिए यहाँ पर। क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है क्या। उनसे बहस होती तो मैं एक शब्द बोल दिया था, बोले मीना सिंह बहुत अच्छी है कह रहे थे फॉरेस्ट वाले। मैंने कहा उससे जैसे घटिया मंत्री आज तक जीवन में मैंने नहीं देखा। जनजातीय कार्य विभाग का मंत्री है, मतलब आदिवासियों का मुख्यमंत्री है। हमारे नियम और कानून जो बनते हैं उनमें उनको देखना चाहिए था। विधानसभा में हर महीने, हर 5 साल या 2 साल में उनको कानून पढ़ना चाहिए कि हमारे समाज के कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं। अगर बदलाव हुए हैं तो इससे हमारे समाज को फायदा है कि नुकसान है। हमारे समाज के लिए, सबके लिए कानून बना इस देश में।
क्रिश्चियन लॉ बना, हिंदू लॉ बना, मुस्लिम लॉ बना, आदिवासियों के लिए कोई कानून पर्सनल लॉ बिल्कुल नहीं बना, जिससे हमारा आवाज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। पिछले सरकारों ने तो यूएनओ में ऐसा तक रिपोर्ट भेज दिया कि इस देश में आदिवासी नहीं रहता है, इस देश में आदिवासी नहीं रहता, ऐसा करके यूएनओ में प्रस्ताव भेजा गया है। आप सरकार से अगर उम्मीद करेंगे कि हमारी रक्षा करेगा, वो आपको बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये चीज हम आपको बता देना चाहते हैं। सरकार तो यहां तक कि हमारे पैसे में, अभी आप जानते होंगे पैसा, जब पैसा को इम्प्लीमेंट मतलब लागू करने आए थे जहां शहडोल से, पहली चीज पैसा को खत्म करके उसको पंचायती राज में जोड़ दिया गया, उसको स्टेपनी बना दिया गया। पंचायती राज अधिकार का जितना पावर पैसा का भी नहीं, पैसा को भी खत्म कर दिया गया। जिस कार्यक्रम में पैसा को लागू किया गया था, उस कार्यक्रम में 1 से 1.5 करोड़ रुपया उमरिया के जनजाति कार्य विभाग से जो पैसा आपका था विकास के लिए आया था, वो पैसा उस टेंट में खर्च हुआ था। होना था क्या? नहीं होना था। वो आपके विकास के लिए पैसा था, लेकिन विकास किसका हो रहा है? सिर्फ भाजपा का विकास हो रहा है, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा। अगर ये सरकार चाहते आदिवासियों का विकास, तो 70 से 80 साल हो गए भारत को आजादी हुए, हमारा समाज वहीं के वहीं है, आज तक विकास नहीं हो पाया। कारण क्या है? आप लोग ये दारू और मुर्गा में वोट देना बंद करिए और दलालों को कह दीजिए कि दलालों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, उनको गांव से विदा करिए जब ये लोग वोट मांगने आए। तो सबसे पहले सवाल उनसे पूछिए कि 70 साल में हमारे बाल बच्चे और हमारे समाज के लिए क्या किया। हमें योजनाओं में नहीं जीना भैया, हमें योजनाओं से कुछ नहीं मिलने वाला। योजना तो ये है कि 5 साल चलेगी, 5 साल बाद दूसरा सरकार आएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ऐसे ऐसे नियम कानून बना के दे ताकि हमारे समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके। हमारी बहन बेटियां पढ़ते हैं शहरों में, वहां पर उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। हमारे भाई लोग पढ़ते हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। उनके लिए ऐसा कानून बने जो कोई भी बाज हो उस पर नोच मारने से पहले सोचे कि मारा जाए कि नहीं मारा जाए। आज की स्थिति यह हो गई है कि हमारा समाज का अधिकारी कर्मचारी भी है, वो बहुत दब छुप के रहता है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति सुने होंगे, वहां मायावती की सरकार आती थी तो चौधरी लोग, हमारे यहाँ चौधरी बस में बैठता तो ऐसे करके बैठता, वहां चौधरी जानता कैसे बैठता है? ऐसे बैठता है, ऐसे सीना तान के। यादव की सरकार आती है, अखिलेश यादव साहब आते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं ऐसे करके चलते हैं। लेकिन आज योगी जी की सरकार, देख रहे हैं बहुजन की हालत क्या है। वहां की चाय नहीं चलता, उनकी बस चल रहा है। आदिवासियों को तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी सामाजिक ताकत खड़ी करिए, सामाजिक आंदोलन खड़ा करिए, जिससे इस समाज का अस्तित्व बचा सके। धर्म के नाम पर नहीं बटना भाई। धर्म की लड़ाई वो लड़ते हैं जो जिनको धर्म से कमाई होती है। हमारे लोग कौन सा धर्म की कमाई खाते हैं? हमारे लोग तो मेहनत करके खाते हैं ना। तो जब मोदी आता है तो ताली क्यों बजाते हो कि धर्म के नाम पर वोट देंगे? बिल्कुल बंद करिए। जब तक धर्म के नाम से आप वोट देंगे तब तक आपके बच्चों का विनाश ही होगा, विकास बिल्कुल नहीं होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, उसमें एक पेपर का कट ऑफ निकला था, मैं उसको पढ़ा। उसमें लिखा था हमारे गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको कानून की समझ नहीं होता, उनको बस में बैठा बैठा करके एक रैली में ले जाया जाता है। वहां मोदी जी ने क्या कहा कि इस देश में सभी लोग रहते हैं, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। अगर घर में 3 बेटा है, 4 बेटा है, तो बाप उनको बराबर मानेगा। मतलब आपके लिए कैसा सवाल किया गया और आप उस जाल में फंस गए, आप समझ ही नहीं पाए कि आपके लिए वो कौन सा शब्द उपयोग कर दिया। उन्होंने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट जो बना हुआ है, जो आपके लिए जो कानून बना है, जो आपकी जमीन दूसरा कोई नहीं खरीद सकता, उसको भी वो खरीद सकता है। मतलब सबके लिए बराबर कानून। क्या बनने के पक्ष में है क्या आप लोग? नहीं ना। अगर जिस दिन ये कानून खारिज हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, उस दिन
अभी जमीन नहीं बचा है। 1903 के सर्वे में आदिवासियों की जमीन इस देश में 65% थी और आज के समय में 16% बचा हुआ है, वो भी 3% पर मालिकाना हक है, बाकी सब सरकारी जमीन है। भाई आदिवासी मरता ना, आदिवासी खत्म हो गया होता, लेकिन जमीन तो उतनी का उतनी होती आदिवासियों के नाम पर ही। तो ये लगातार हमारे साथ षड्यंत्र होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप सब लोग को समझने की जरूरत है। साथियों, बोलना बहुत था, मुद्दे बहुत है हमारे पास, समय का अभाव होने के कारण मैं बहुत कम शब्दों में अपने वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। लेकिन विराम देने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि इस क्षेत्र और अपने समाज को बचाना है तो हमारे बहनों को भी आगे आना पड़ेगा, माताओं को भी आगे आना पड़ेगा, हमारे पिताजी को भी आना पड़ेगा, पितृशक्तियों को भी आना पड़ेगा, युवाओं को भी आना पड़ेगा। जब हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो एक दिन कामयाबी मिलेगी और हमारे गांव के बहनें भी सपना देख सकेंगी, कलेक्टर बनने का, एसपी बनने का, बड़े बड़े अधिकारी बनने का सपना देख सकेंगे। धन्यवाद। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को सेवा जोहार। यहाँ से जाकर जो भी हमारे अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, जो आपको अच्छे अच्छे वक्तव्यों से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उन सब को सुनकर जरूर अपने मोहल्ले, कस्बे और समाज में इसका चिंतन मंथन करें। जहाँ पर बैठे तो सिर्फ आदिवासियत के बारे में बात करें, हमारा समाज कैसे बचेगा इस बारे में बात करें। बहन हो, भाई हो, मैं सबसे मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।